हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। बेटा आज हम आए हैं लेकर आपके लिए 11th के कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5 चैप्टर से कम 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th की फिजिक्स के लिए। और ये जो तैयारी है आपकी त्रैमासिक एग्जाम की है, शायद कल ही है जहां तक मैं समझता हूं, या आजकल में ही एग्जाम होने वाला है। आइए तो शुरू करते हैं, बिना देर किए आपकी एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं हमारे ही एमसीक्यूज का। एक्चुअल में ये लाइव नहीं है, बट आप लाइव की तरह इसको लीजिएगा। आप सोचिएगा भैया इसका आंसर क्या हो सकता है। एक तरीके से ये पेपर मेरा नहीं होगा, ये पेपर आप लोगों का होने वाला है। दैट मीन्स आप ऐसा सोचिए कि यह पेपर आपके सामने एग्जाम में आ गया, फिर एनालिसिस कीजिए कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है, किस स्तर पर है। ठीक है साहब, ओके। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द एसआई यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट क्या होता है सर? प्लांक कांस्टेंट के लिए हम एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। सारे बच्चे जानेंगे। यस, E क्या है? एनर्जी। H क्या है? प्लांक कांस्टेंट। न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T। तो मैं यहां से लिख दूं क्या? E इज इक्वल टू एच इंटू में 1/T। H का यूनिट निकालना है हमें, तो T को इधर ले जाऊंगा, E इंटू टी इज इक्वल टू एच। ई एनर्जी। एनर्जी क्या है बताओ सर? एनर्जी का तो जूल होगा, क्योंकि जो वर्क होती है वही एनर्जी होती है। तो एनर्जी का यूनिट क्या हो गया? जूली। और टाइम का क्या हो गया? सेकंड। तो जूल इनटू सेकंड आया हमारे पास किसका? प्लांक कांस्टेंट का, जूल इनटू सेकंड। अगला क्वेश्चन, प्लांक कांस्टेंट की अगर आपसे डायमेंशन पूछ ले, अगर प्लांक कांस्टेंट की आपसे डायमेंशन पूछ ले, तो बताओ बेटा डायमेंशन कैसे निकालेंगे? हर एक बच्चे को डायमेंशन याद होनी चाहिए वर्क की या एनर्जी की। सर एनर्जी की डायमेंशन होती है m1 l2 t-2, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है सर? t1। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे E इंटू टी को, तो आप खुद सोचिएगा m1 l2 t-2 इंटू में t की पावर 1, तो होगा क्या? होगा कुछ ऐसा m1 l2 t की पावर -1। इस तरह आपके पास में डायमेंशन निकल करके आती है किसकी? सर यह डायमेंशन आती है हमारे पास में प्लांक कांस्टेंट की। पहला क्वेश्चन निपट जाता है। इसी के साथ आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डायमेंशन। इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है, आपको याद हो तो मैंने आपको एक टेबल प्रोवाइड करवाई थी जिसमें कुछ क्वांटिटीज थी जिसकी डायमेंशन क्या हुआ करती थी? सेम हुआ करती थी। डन, ओके। पहला चेक करते हैं सर। सेम डायमेंशन पूछ रहा है, स्ट्रेस एंड प्रेशर। पहले ही ऑप्शन आ गया क्या? स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स अपॉन एरिया। सर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है सर? प्रेशर का फॉर्मूला भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डायमेंशन। क्या बात है, आगे बात समझ में? यस सर। तो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेम डायमेंशन पूछता है। बाकी इंपल्स और मोमेंटम ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, इस बात का ख्याल रखेंगे। और टॉर्क और वर्क भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपको याद हो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। और वर्क का फॉर्मूला भी क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो यहां एमसीक्यूज में कुछ हो गया, कोई बात नहीं। वर्क और पावर की बेटा अलग होगी। वर्क जो है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और पावर का फॉर्मूला होता है W/T। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन में हम बोल दें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सेम डायमेंशन, किसकी डायमेंशन सेम नहीं होगी, तो हम क्या आंसर बता देंगे? वर्क एंड पावर। क्लियर है? वर्क और पावर की डायमेंशन सेम नहीं। स्ट्रेस और प्रेशर, स्ट्रेस प्रेशर में बारीक डिफरेंस क्या होता है ये तो हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर से हमारे पास आ जाता है। मैंने बहुत ही शॉर्टकट में आपको एक रूल बताया। क्या बताया? आगे जितनी भी जीरो आ जाए उनको कभी भी काउंट मत करना, कैसे भी आए, चाहे आगे जीरो आ जाए उनको काउंट मत कीजिए। पीछे वाली जीरो को काउंट करेंगे कब? जब वो कुछ ना कुछ लेकर आएगी। जैसे यहां पर पीछे वाली जीरो क्या लेकर आ रही है? डेसिमल। डेसिमल लेकर आ रही है तो इसको काउंट कर लूंगा, पीछे वाली जीरो को काउंट कर लूंगा। और यहां सिग्निफिकेंट नंबर होंगे कितने? 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में? बी, 4। बात समझ में आई? आगे की कभी काउंट मत करो, पीछे की काउंट करो कब? जब कुछ लेकर के आए। अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं 450, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? सर पीछे जीरो है, कुछ है क्या इसके पास? नहीं है, ना डेसिमल है ना ही यूनिट है, तो क्या कर दूंगा? इसको गायब करूंगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 2।
सर आगे आगे जीरो आए या मत आए, आगे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आगे जीरो आ जाएगी तब भी कितने ही रहेंगे, दो ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको पहले भी करवाए हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का एरिया, ग्राफ में तुम तीन चीजें याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। आगे जाने पर मुझे मिलता है स्लोप और पीछे आने पर मुझे मिलता है एरिया। पीछे आने पर क्या मिलता है बेटा, एरिया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है बताओ, क्वेश्चन में पूछा है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का एरिया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का एरिया पूछा है, तो एरिया के लिए पीछे आना पड़ेगा और पीछे आने पर क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन करेक्ट हुआ। आई बात समझ में। इससे 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां से आगे जाऊंगा तो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या देगी, स्लोप। आगे जाऊंगा वेलोसिटी का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। पीछे आने पर एरिया, पीछे आने पर एरिया। और एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन को। और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा हमारा डिफरेंशिएशन को। ये 3-4 चीजें थी जो आपको याद रखनी चाहिए थी हल्के हल्के से, और कुछ खास बात इसमें है नहीं। डन, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। शायद ये तो आप जानते होंगे, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है। और वेलोसिटी में चेंज नहीं होता तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कौन सी कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा सर, अब इसमें दो चीजें हैं, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बताओ दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। अच्छा सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी में चेंज हो सकता है। इसमें दोनों ऑप्शन डालने का मतलब यही था, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि भैया कौन सी तो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन है। अब ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब जिसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और इसी में बेटा हम लोग 3 इक्वेशंस पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as, या फिर एस एन बराबर यू प्लस ए बाई 2 इंटू में 2n-1। इक्वेशंस तो 3 ही हैं, ये चौथा तो हम लोग ड्राइव करते हैं एक पर्टिकुलर केस में। इक्वेशंस तो कितनी है बेटा हमारे पास में, सर इक्वेशंस तो वही 3 है हमारे पास, बट चौथा हम लोग एक पर्टिकुलर केस में क्या कर लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं। क्या बात समझ में आई आपको, यस सर, क्लियर है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ये लो बताओ, अब बता दो आप फटाफट से जल्दी से, मैंने अभी आपको बताया आंसर। ओके सर, क्या कह रहा है, इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है तो यू तो 0 होना चाहिए था, यू तो क्या हो जाना चाहिए था, 0। बट इन्होंने यू 0 नहीं किया तो कोई बात नहीं। द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, अगर बेटा nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं होगा, कौन सा होगा, u प्लस ए बाई 2 इंटू n-1 का होल स्क्वायर। बात आई समझ में, होल स्क्वायर, अबे होल स्क्वायर थोड़ी आएगा, 2n-1। और अगर आपसे पूछे n सेकंड में टोटल कितना चला, वहां पर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। अगर आपसे पूछे ना टोटल n सेकंड में कितना चला, तो वहां पर क्या लगाते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और nth सेकंड में u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा सर क्या बात कर दी आपने, ये लो ये वाला क्वेश्चन बता दो, लाओ अब आप, मैं आपको मान जाऊंगा। सर नहीं माने तो, अरे मानना नहीं मानना वो एक अलग मैटर है। क्वेश्चन कह रहा है एक बॉडी जो है वो मूव करती है, कहां मूव करती है, 20 मीटर पहले सेकंड में, 40 मीटर दूसरे सेकंड में, और 60 मीटर तीसरे सेकंड में। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ सर, 20 मीटर पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में कितनी करती है सर, मतलब एक सेकंड में तो कर रही है 20 मीटर, और दूसरे में कर रही है सर 40, और तीसरे में कर रही है सर 60। अरे यह तो सर एक्सेलरेशन हो गया, ये तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन हुआ। तो मोशन कौन सी होगी आपकी, एक्सेलरेटेड मोशन होगी।
पहले में 20 की, दूसरे में 40 की, तीसरे में 60 की। इसका मतलब उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन है। अगर कांस्टेंट स्पीड से चलती तो पहले 1 सेकंड में 20 चलती, 2 सेकंड में 40 चलती, 3 सेकंड में कितनी चलती, 60 चलती। तो यहां पर हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके सर, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली डिफरेंट, इनमें से कौन सा फॉर्मूला डायमेंशनली डिफरेंट है, यानी कौन सा फॉर्मूला जो है डायमेंशनली अलग है। बताओ कौन सा फॉर्मूला होगा, बोलो। वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, क्या समझ में आता। सर वेलो डायमेंशन निकाल के देखो, वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होगा सर, L1t-1। सर स्पीड का डायमेंशन क्या होगा सर, L1t-1। सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा सर, L1t-2। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे रिटार्डेशन, अबे रिटार्डेशन ही एक्सेलरेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली डिफरेंट, तो डायमेंशनली डिफरेंट कौन सा है, डायमेंशनली डिफरेंट तो सेम है, स्पीड वेलोसिटी, और ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा लगाया जाएगा, डायमेंशनली डिफरेंट नहीं। पेयर का कर सकते थे इसमें, है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो गया शायद ये, बट आप एक बार देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशनली डिफरेंट, वेलोसिटी की डायमेंशन L1t-1, स्पीड की L1t-1, एक्सेलरेशन L1t-2, रिटार्डेशन भी एक तरीके से एक्सेलरेशन ही होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल सवाल है एकदम। क्या है, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जानते हो, यस सर, क्या यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हाँ। इसमें पार्टिकल कुछ इस तरह v वेलोसिटी से आपका मूव करेगा, यस सर। और एक्सेलरेशन किधर लगेगा सर, एक्सेलरेशन लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसी लगता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मुझे सारे बच्चे बताओ, सेंटर की तरफ अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो क्या पूछ रहा था, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हुआ। क्या यह सवाल एकदम आसान है, कौन सा है यह, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा किधर लगता है, टुवर्ड्स सेंटर। ये आपसे एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन की आप लोग डेफिनेशन बताओ, तो आई होप आप लोग डेफिनेशन बता दोगे, क्लियर है। ओके सर, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन से आ गया, यानी चैप्टर 2D वाले हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए पूछ रहा है, ठीक है सर। प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फॉर्मूला पता है क्या, नहीं पता सर। रेंज का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, रेंज का फॉर्मूला होता है 2ux uy अपॉन में g, या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। इन फॉर्मूलाज का आपसे डेरिवेशन पूछा जा सकता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक डेरिवेशन आपसे जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज निकालो, प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट निकालो, मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा कौन कौन से हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम मतलब 90 डिग्री, तो थीटा कितने डिग्री आया बेटा, 45 डिग्री। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पर अभी हमसे हालांकि रेंज पूछा है, बाकी कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर विद कांस्टेंट स्पीड। सुनो, अगर कोई बॉडी एक सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो इसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। अब बेटा मेरी बात सुनो, आपको शायद पता होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड जो थी वो तो होती थी कांस्टेंट, यस सर, और वेलोसिटी क्या होती थी, वेरिएबल, वेलोसिटी वेरिएबल, याद है आपको, यस सर। वेलोसिटी चेंज होती थी किसकी वजह से, ओनली डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाया करती थी, डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज। इसलिए ध्यान रखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का हमारा एग्जांपल है ये। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कहां से देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, बताओ क्या आएगा ऑप्शन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, वर्क, वर्क वेक्टर नहीं है, वर्क का फॉर्मूला होता है F.S, ये कौन सा प्रोडक्ट है सर, डॉट प्रोडक्ट है।
और डॉट प्रोडक्ट होता है तो आंसर क्या आता है, स्केलर, इसलिए वर्क नहीं होगा और एक्सेलरेशन तो हमारा होगा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास में इसी से मिलता जुलता, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब यहां बच्चा पढ़ने में कंफ्यूज हो जाएगा कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर यानी दो वेक्टर का, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का क्या होता है, हमेशा वेक्टर होता है। कैसे, ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं बेटा वेक्टर प्रोडक्ट। फॉर्मूला आता है ए बी साइन थीटा इनटू में एन कैप। बात समझ में आ रही है? यस सर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना तो चीजें अच्छे समझ में आने लगेंगी। अगला क्वेश्चन है, द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन। सवाल आता है कि इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है। सर इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया की डेफिनेशन आप याद रखेंगे, इनर्शिया एज अ बॉडी, आपको इनका डेफिनेशन आता होगा तभी आप कर पाओगे। ठीक है सर। इनर्शिया आपको पता है अपोज करता था, हाँ सर। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता था सर, मास पर। मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। ओके सर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ विच ऑफ न्यूटन्स लॉ डिफाइन फोर्स। बहुत ही जबरदस्त सवाल है कि न्यूटन का कौन सा लॉ फोर्स को डिफाइन करता है। न्यूटन का कौन सा लॉ फोर्स को डिफाइन करता है, बताओ। न्यूटन्स का कौन सा लॉ फोर्स को डिफाइन करता है। सर फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ तो इनर्शिया के बारे में आता था, नहीं पता। थर्ड लॉ फोर्स की नेचर को बताता था। सेकंड लॉ बताता था, याद करो, एफ बराबर डीपी अपॉन डी। मैं आप करके बता देता हूं। सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी। पी की जगह क्या लिखते हैं सर, पी की जगह लिखते हैं एम वी, एम बाहर आ जाता है तो वी, तो पी इज इक्वल टू एम डीवी अपॉन डी का फॉर्मूला कितना हो गया, एक्सेलरेशन। तो एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला मेरे पास कितना आएगा बेटा, एम ए। एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला कितना आ गया हमारे पास में, एम ए फॉर्मूला आ गया। आसान है, हाँ सर आसान है। अगले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये कौन सा लॉ हो गया बेटा, सर ये हो गया सेकंड लॉ। कौन सा लॉ है ये है सेकंड लॉ। दैट मींस सेकंड लॉ किसके बारे में बताता है, फोर्स के बारे में बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अच्छा, और थर्ड लॉ किसके बारे में बताता है, बताओ सर। थर्ड लॉ बताता है नेचर ऑफ फोर्स के बारे में। थर्ड लॉ किसके बारे में बताता है सर, थर्ड लॉ बताता है नेचर ऑफ फोर्स के बारे में। कि नेचर कैसी, इक्वल एंड अपोजिट लगता था, यस सर। दो बॉडीज पर लगता था, हाँ सर। दो बॉडीज पर लगना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट लगना चाहिए। और भी चीजें होती हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं आगे की तरफ। ये कैसे क्वेश्चंस हैं सर, एक्चुअल में हमारा जो पैटर्न कहता है वो ऐसे ही क्वेश्चंस की डिमांड करता है कि इजी इजी क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं और ये सारे क्वेश्चंस डेफिनेशन, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में आएंगे। तो आपको हल्का हल्का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी चीजें बहुत ही हमारे लिए आसान होंगी। ओके सर। अगला क्वेश्चन, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताइए। हॉर्स पुल आ कार्ट, एक हॉर्स जो है घोड़े को खींच रहा है, देन कार्ट मूव। तो बताओ इसमें कौन सा इल्यूजन है, घोड़े को, आप दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ भैया। घोड़े को खींच रहा है, ठीक है सर। आ हॉर्स पुल आ कार्ट, यट द कार्ड मूव, और कार्ड मूव कर रहा है। और जब कार्ड मूव करता है तो आप बताओ ये इल्यूजन कौन सा वाला होगा। जो इल्यूजन ना हो वो ये हो गया भैया, घोड़ा कार्ड को खींच रहा है, कार्ड घोड़े को खींच रही है। कैसे खींच रही होगी, अब देख घोड़ा यार बना पाऊं क्या मैं घोड़ा बना दूं, चल घोड़ा बना, ये देख यहाँ घोड़े से इस तरीके से कार्ड बंधी हुई होगी, यस सर। मान ले अगर रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है, तो एक फोर्स इधर लग रहा होगा उतना ही फोर्स इधर लग रहा होगा। अगर टेंशन है तो टेंशन है, नॉर्मल है तो नॉर्मल है, जो भी लग रहा होगा। तो ये किसकी वजह से चलेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन की वजह से। दो फोर्स इस पे लगेंगे, कौन कौन से, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन, घोड़ा और इसके बीच में जो रस्सी बंधी हुई है उस पर कौन सा लॉ लगेगा हमारे पास में, थर्ड लॉ लगेगा। ओके सर। अगले सवाल की तरफ हम आते हैं। क्या कहता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब सारे बच्चे मेरी एक बात ध्यान सुनेंगे, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, बताओ सर। फ्रिक्शन फोर्स किस पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन फोर्स किस पर डिपेंड करता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन हो या कोई सा भी फ्रिक्शन हो, वो डिपेंड करता है नॉर्मल पर। और ये हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, एफ इज इक्वल टू म्यू एन। हम नॉर्मल को आर से भी लिख सकते हैं, रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल को किससे भी लिखा जा सकता है, आर से भी लिखा जा सकता है, विच इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। तो यहां क्या ऑप्शन आएगा हमारे पास में सर, नॉर्मल रिएक्शन आएगा।
कौन सा रिएक्शन आ गया सर? नॉर्मल रिएक्शन आ गया। क्या बात आपको समझ में आई? यस सर, बात हमें समझ में आई। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ सरफेस, एक बॉडी रफ सरफेस पर मूव करती है, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन कन्वर्ट इनटू। अब मेरी बात सुनो, मान लो ये रही, ये मेरे हाथ रफ सरफेस है, मेरे हाथ कैसे हैं? रफ सरफेस। अब मैं इस पर वर्क करना चाहता हूं, मैंने वर्क किया तो क्या लग रहा है सर? फ्रिक्शन लग रहा है। तो फ्रिक्शन लग रहा है तो आप मुझे बताओ फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो रहा है? जो मेरे बंदा जो फ्रिक्शन लग रहा है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है बताओ? पोटेंशियल एनर्जी में, हीट एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, या वर्क डन में? सर ये हो रहा है आपका हीट एनर्जी के अंदर। कौन सी एनर्जी के अंदर? हीट एनर्जी के अंदर हमारा क्या हो रहा है? यह वर्क डन हो रहा है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सर वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? सर वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। यस सर। सर वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। यस सर। अब मेरी बात सुनो, अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो कॉस थीटा का वैल्यू आता है 1। अगर थीटा का वैल्यू 90 है तो cos थीटा का वैल्यू आता है 0, और थीटा का वैल्यू अगर 180 है तो cos 180 का वैल्यू आता है कितना? -1। इसको cos लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये? वर्क डन इज पॉजिटिव। बताओ वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा। दिया हुआ है क्या? अच्छा, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो वर्क डन पॉजिटिव है। दैट मीन्स अगर मैंने जितने पेज भरे उतने ही मेरे को याद हैं तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। इसका मतलब मैंने काम किया। और अगर मैंने खाली पेज भरे बट मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा तो मैंने काम नहीं किया। ठीक है बेटा? यस सर। जिंदगी बहुत आसान है, ज्यादा लोड नहीं लेने का, पढ़ते जाना है, सिंपल चीजें हैं और टाइम टू टाइम चीजों को कवर करते जाओ, जिससे लास्ट टाइम पर जब इस तरह की कोई भी वीडियो आए तो आपका पूरा पढ़ा हुआ एक बार में रिवाइज हो जाए। ठीक है? हालांकि ये वीडियोस किसी बच्चा कोई फेल हो रहा है तो उसको पास कराने में भी हेल्प करती हैं, बट मेन मोटो क्या होना चाहिए कि भैया जल्दी से काम बन जाए हमारा। द यूनिट ऑफ पावर। बताओ पावर का, अबे ये कौन सा आ गया सर? पावर का यूनिट क्या होता है? सर पावर का क्या होता है बताओ? पावर, पावर P बराबर W/T। सर W का कितना होता है? जूली। टी का क्या होता है? सेकेंड। तो जूल अपॉन सेकेंड कौन सा है? सर जूल अपॉन सेकेंड है हमारे पास में ये है। अच्छा बहुत दे रखा बी और सी। अच्छा पावर का यूनिट बेटा वाट भी होता है। वाट इज दिस? तो ये दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट मान लिए जाएंगे। दोनों ऑप्शन क्या मान लिए जाएंगे? करेक्ट मान लिए जाएंगे। 1 2 3 4। अब आता है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन। बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी किस किस पर डिपेंड करती है? मास पर और वेलोसिटी पर। काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, याद रख लेना। अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से इधर जा रहा है और m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। क्या बात समझ में आ रही? यस सर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? सर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है W = ½ सीधा लिख दें? यस सर। और स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के, और F = -kx फॉर्मूला आता है, वहां से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं किसकी? स्प्रिंग की। क्या बात समझ में आ रही? सर थोड़ी थोड़ी आ रही। अगला क्वेश्चन, Which of the following is conserved in elastic collision? आपको पता है आपने collisions पढ़े थे? हाँ सर पढ़े तो थे, कुछ कुछ तो याद है। तो collisions में आपने दो तरह के collisions पढ़े होंगे। हाँ सर कौन कौन से? एक इलास्टिक और इनइलास्टिक पढ़ा होगा बेसिकली। तो 1D 2D बहुत सारे ऑब्लिक है ना, हेड ऑन कोलिजन। लेकिन मेन जो बात करते हैं हम किसकी? हेड ऑन कोलिजन की। हमारे बोर्ड पैटर्न के हिसाब से हेड ऑन कोलिजन के डेरिवेशंस वो हमसे पूछ लेता है तो उनको आसानी से टैग देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो मुझे एक बात बताओ, इलास्टिक कोलिजन, दुनिया में कोई भी कोलिजन हो वो किस पर बेस्ड होगी? मोमेंटम कंजर्वेशन। यानी उसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही। कोलिजन एक एग्जाम्पल है मोमेंटम कंजर्वेशन का, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन ऐसी है जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है और इसमें काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों ही कंजर्व होंगे, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास में बी। यहां तक हम लोगों की कहानी खत्म हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है कुछ डेरिवेशन से रिलेटेड
अभी मैं आपको कुछ डेरिवेशंस के नाम बताऊंगा, टाइम की थोड़ी सी कमी होने की वजह से मैं आपको डेरिवेशंस के कुछ कुछ देखो कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ हल्के हल्के। आइए सुनो। हाँ, डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे इसमें ना, न्यूमेरिकल्स। इतने लंबे न्यूमेरिकल्स, हाँ इतने लंबे न्यूमेरिकल है। पहला क्वेश्चन, डायमेंशन एंड यूनिट एंड डायमेंशन में ये वाला क्वेश्चन आता है। चेक द डायमेंशन, डायमेंशन चेक करनी है तो डायमेंशन चेक करने का फॉर्मूला क्या है सर? सबसे पहले टाइम की डायमेंशन निकालेंगे। टाइम की डायमेंशन कितनी है? टी। एलएचएस की डायमेंशन एग्जाम में लिखना कैसे है? डायमेंशन ऑफ टाइम, टी लिख दी, ओके सर। फिर आरएचएस लिखोगे, आरएचएस की डायमेंशन कितनी है सर? अंडर रूट एल अपॉन में जी। सर एल की डायमेंशन कितनी होती है? L1, और जी की कितनी होती है? L1 T-2। L1 से L1 गया, टी की पावर -2 ऊपर जाएगी तो टी की पावर 2 प्लस की हो जाएगी, कितनी बचेगी? टी। तो एलएचएस बराबर कितना आ गया हमारे पास? आरएचएस। ये वाला क्वेश्चन डायमेंशन में आपसे पूछ दे सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। टी बराबर 2 पाई, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। क्लियर है वाली बात? यस सर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ ग्राफिकल मेथड। जो हमारी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से कोई भी एक आपसे एग्जाम में पूछ ली जा सकती है। ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन, सुनना। अब आपको याद है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं करके। पुर्री पुर्री, यहां पर क्या आएगा? टुर्री। यहां आ गया सर वेलोसिटी, यहां आ गया सर टाइम। मान लो किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u, बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई? v। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप किसको बताएगा सर? स्लोप बताएगा एक्सेलरेशन को। सर आपको कैसे पता? अब देख, तेरे में डुक पड़ेगा जब तेरे को ही पता चल जाएगा। लेकिन सर डुक कैसे पड़ेगा मेरे में? आई मैं बताऊंगा, ऐसे पड़ेगा, देख। नहीं आई समझ में? हाँ सर नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही, पर रंग और नहीं हो रहा, ठीक है सर मेरे बेटे। हाँ, एक्स वी ए, आगे जाने पर क्या मिलता था? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब मिलता? स्लोप। स्लोप का मतलब टेन थीटा। स्लोप का मतलब टेन थीटा। इसका मतलब सर आप यूं कह रहे हो, यहां पर थीटा लगा दो, टेन थीटा। अच्छा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस यू है, ये u है, ये v है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची? ये बची v माइनस यू। और ये कितनी बची? t। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे टाइन थीटा। टाइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना है? t। और आप लिखोगे टेन थीटा को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। सर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब टेन थीटा, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब स्लोप और स्लोप मतलब टेन थीटा। सिंपल लॉजिक। ए को टी से मल्टीप्लाई करने का, v माइनस यू, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा गेम फिनिश होता है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें तीनों इक्वेशंस किस तरह आप ड्राइव कर सकते हो। अब आपसे जब दूसरी इक्वेशन पूछेगा तो दूसरी इक्वेशन में इस ग्राफ के नीचे का क्या निकाल देना? एरिया निकाल देना। एरिया कैसे निकालेंगे सर? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या बात समझ में आई? यस सर। और रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा सर? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? ये, इंटू हाइट कितना है? v माइनस यू, प्लस इसका एरिया कितना होगा इसका बताओ सर? इसका होगा यू टी, u इंटू में टी। लेकिन v माइनस यू, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी कहां से आता है? इक्वेशन नंबर 1 से। ये वैल्यू इसमें पुट करना, ये आपका आंसर आ गया, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस के यू टी। और यही हमने यहां सॉल्व कर रखा है। अब जब हम थर्ड इक्वेशन निकालेंगे तो t का वैल्यू उसमें पुट कर देना। t का वैल्यू पुट करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर के प्लस 2as। क्या बात समझ में आई? यस सर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें t का वैल्यू पुट करो, ये वाला आंसर अपने आप निकल के आएगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस वाले चैप्टर में से, केवल यही वाला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। चैप्टर नंबर 2 में से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नोट कीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 का मतलब चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में से आपसे डेरिवेशन पूछ लिया जा सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन का। कौन सी मोशन का? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम पूछ सकता है, यस सर। हाइट पूछ सकता है, यस सर। और क्या पूछ सकता है? रेंज। अब फॉर्मूला ध्यान से सुनना। टाइम जब आप निकालोगे तो टाइम कौन से एक्सिस में आएगा सर? टाइम आएगा वाई एक्सिस में। हाइट किस में आएगी सर? हाइट भी आएगी वाई एक्सिस में। और रेंज किस में आएगी सर? रेंज आएगी एक्स एक्सिस में।
दूसरी बात, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपसे 3 बातें पूछता है, 3 ही बातें पूछेगा। यस सर। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना माना, 0, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना मानते हो, -k(g). क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द अजम्पशन इन द प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हम अज्यूम करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन में पूछता है कि मैक्सिमम हाइट पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर कितनी होती है, 0। एट मैक्सिमम हाइट वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी सर, 0 होगी। मैक्सिमम हाइट पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होती है सर, मैक्सिमम हाइट पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होती है। इस तरह से 3 डेरिवेशंस आप करोगे, फॉर्मूला आपको सब कुछ याद होना चाहिए। कहानी खत्म करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन इसमें से बनता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। मैंने आपको बताया डिफाइन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में the acceleration toward the center in uniform circular motion is known as centripetal acceleration। फॉर्मूला कितना आता है, AC बराबर v स्क्वायर अपॉन r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। यह स्पीड के साथ हमेशा कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, और रेडियस के साथ कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री बनाता है। ओके सर। अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, 2 मासेस हैं M1 एंड M2 स्मूथ पुली। हमारे पास ये पुली सिस्टम है। पुली वाले क्वेश्चंस वैसे आने की हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, है ना। पुली वाले क्वेश्चंस हमारे बोर्ड पैटर्न में पूछने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अच्छा सर, क्या बात कर रहे हो हैं? हाँ, अब इधर आओ, मेरी बात सुनो। सर सुनाओ। यहाँ पर क्या लगेगी सर, टेंशन लगेगी। यहाँ पर क्या लगेगा सर, यहाँ लगेगा मान लो M1G। यहाँ क्या लगेगी सर, ऊपर लगेगी टेंशन। यहाँ क्या लगेगा सर, यहाँ लगेगा मान लो M2G। अब मेरी बात सुनो, अगर हम कह दें पहला वाला एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा, मान लो ये ऊपर जा रहा है ऐसा मान लो, और ये आ रहा है नीचे, तो इस पर फोर्स जो होगा, अगर ये ऊपर जा रहा है तो क्या लिखना पड़ेगा सर, अच्छा इसको नीचे कर लो, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या कर लो, इसको नीचे कर लो। ये लो, ये अगर नीचे जा रहा है तो फोर्स कितना लगेगा सर, फोर्स इज इक्वल टू M1G माइनस टेंशन। और ये नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा। इसके लिए फोर्स कितना लगेगा सर, ऊपर वाला फोर्स टेंशन माइनस नीचे वाला फोर्स M2G। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, 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 नहीं। इधर ऊपर क्या लग रहा T, नीचे क्या लग रहा B। ऊपर लग रहा कुछ, नीचे लग रहा कुछ, ऑब्जेक्ट जा रहा ऊपर, तो नेट फोर्स के कौन जीता, ऊपर वाला। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इज इक्वल टू F। और F बराबर क्या होता है सर, मामा M है। माय डियर फ्रेंड्स, अब अगर मैं यहां से टेंशन निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा, M1G माइनस M1A। तो टेंशन कितना आया, M1 कॉमन ले लो, G माइनस A। अब तेरे को एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो कैसा महसूस होगा, हल्का। जब भी नीचे जाता है महसूस होता हल्का, हल्के के लिए माइनस। जब भी ऊपर जाता कैसा महसूस होता, भारी, भारी के लिए प्लस। ऊपर जाएगा भारी, भारी हम महसूस करते हैं तो हमें डर नहीं लगता, जब नीचे आते हैं तो हल्का महसूस करते हैं तो हमें डर लगता है। अच्छा सर, क्या आप बात कर रहे हो हैं? हाँ, मेरे से मजाक नहीं बेटा, अपन का दिमाग थोड़ा सा उल्टा है। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ये नोट का डेरिवेशन, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का डेरिवेशन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि भैया इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो क्या लिखोगे कि सर ये लिखा हुआ F इज इक्वल टू, इंपल्स क्या होता है सर, इंपल्स तो होता है फोर्स इनटू में डेल्टा टी। तो हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, पूरे कर देता हूं। F इज इक्वल टू क्या होता है सर, dp अपॉन dt। तो dp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, F dt। सर दोनों तरफ का इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट करने पर P इनिशियल P फाइनल और T1 T2। तो ये कितना बच गया, P फाइनल माइनस P इनिशियल बराबर F बाहर आएगा, T2 माइनस T1। इसको बोलेंगे डेल्टा P, इसको बोलेंगे F डेल्टा T। F डेल्टा T तो सर इम्पल्स होता है, तो इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। यहां से सवाल ही पूछ लेता है इम्पल्स और मोमेंटम क्या है। अच्छा, थ्योरम दो है हमारे पास में, एक थ्योरम ये है और एक और थ्योरम है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम।
ये भी आपको आना चाहिए। सर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको भी आप एक बार करोगे, है ना, बड़ा डेरिवेशन है, अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया सकता है। स्प्रिंग की एनर्जी सेकंड क्वेश्चन है, स्प्रिंग की एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये स्प्रिंग की एनर्जी है। वर्क एनर्जी थ्योरम और ये थ्योरम है। तो सर कितनी थ्योरम्स आई मेरे पास में? अगर मैं इस चैप्टर में से बात करूं आपके लिए तो कितनी थ्योरम्स आ रही है? वर्क एनर्जी थ्योरम और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। एक आध दो क्वेश्चंस लेते हैं, आइए न्यूमेरिकल्स की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं नील गगन के तले। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कंप्यूट ये दे दिया आपको विद सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं सर, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, हाँ सर मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास नंबर आया। अब इस नंबर को डिवाइड करूंगा मैं 1.8 से, मैंने 1.8 से डिवाइड किया, मेरे पास ये है नंबर आया। अब मैं क्या देखूंगा बेटा, मुझे जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें लीस्ट नंबर कितने हैं। तो मुझे पता चला इसमें कितने हैं सर, इसमें 4 हैं, इसमें भी हैं, इसमें है, इसमें कितने हैं सर, इसमें केवल 2 ही नंबर हैं हमारे पास। तो मुझे आंसर केवल 2 डिजिट में चाहिए होगा। मुझे आंसर किस में चाहिए होगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए होगा। तो 1 और 3 को काटकर मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 4.7। कितना आ जाएगा? 4.7। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन, ट्रेन फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब u बराबर कितना हो गया? 0। उसके बाद कितनी स्पीड कर लेती है वो स्पीड ले लेती है सर 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, इन 5 मिनट, टाइम भी दे रखा है कितना बेटा? 5 मिनट। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दूंगा सर, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए t बराबर 5 गुणा 60 बराबर 6 पंजे 30, 300 सेकंड। यहां 72 किलोमीटर, 72 किलो का मतलब 10 की पावर 3 1000 बटे आर का मतलब 3600 करते हैं हम। यस सर, दो काटते 5 बटे 18 करके आता है। ये शायद आपको आता होगा। 5 बटे 18 से हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड, मतलब 72, 5 बटे 18, 18 चौक 72, और ये टोटल कितना आ गया? 20। वेलोसिटी आ गई मेरे पास टाइम आ गया। क्या बोल रहा है वो? फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो क्या होता है बताओ? वेलोसिटी एंड टाइम। एक्सेलरेशन आ गया। डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u तो 0 है तो 0 हो गया, तो केवल हाफ ए टी स्क्वायर करके ये वैल्यू हम लोगों ने ला करके पटक दी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात इसके अंदर है नहीं। अगला क्वेश्चन, एन स्टोन थ्रोन, यानी एक पत्थर है उसको फेंका जाता है u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एच मैक्सिमम, हाइट पूछ रहा है एच मैक्सिमम। सिंपल है फॉर्मूला बेस्ड। यस सर, एच मैक्सिमम का फॉर्मूला कितना होता है सर? यू स्क्वायर अपॉन में 2g। जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8, लेकिन आप 10 ही लिख लेना। कितना लिख लेना आप? 10। कैसे? देखो इधर आओ, मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर का मतलब 20 इंटू 20 अपॉन 2g, 2 इंटू में 10। एक 0 से एक 0 गई, 2 से 2 गया, आंसर कितना आया सर? 20 आया। इसमें कितना आ रहा है? 20.41। चल जाता है। यूनिट जरूर लगाइएगा बेटा, मीटर। ओके सर। टाइम का फॉर्मूला 2u अपॉन जी, टाइम का फॉर्मूला 2u अपॉन जी, टाइम का फॉर्मूला 2u अपॉन जी। आसान है सर, निपटा देंगे। अगला क्वेश्चन, कार डी एक्सलरेटेड का मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। 25 मीटर पर सेकेंड टू रेस्ट, 25 मीटर पर सेकेंड टू रेस्ट। इसका मतलब 25 मीटर से कहां पर आ जाती है? रेस्ट में। तो ये तो हो गया u, ये हो गया v। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा। तो एक्सेलरेशन पहली बात तो किस में आएगा? माइनस में आएगा। एक्सेलरेशन किस में आएगा? माइनस में। सर कैसे आएगा? क्योंकि बेटा स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कितना टाइम दे रखा? 10 सेकंड में। अब 2-3 चीजें पूछ रहा है। रिटार्डेशन, अबे रिटार्डेशन को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। रिटार्डेशन को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। अगला उसने पूछा डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि वो आगे जाके रुक गई तो सीधे से हमारी कहानी बनी। क्लियर है? क्लियर। अगला क्वेश्चन, आप प्रोजेक्टाइल u दे रखा है हमारे को, थीटा दे रखा है 37 डिग्री। अब सुनो, जब भी ऐसी वैल्यू देगा, चांस है नहीं, फिर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, इस तरीके की वैल्यू अगर देता है तो आपको वैल्यूज वो एग्जाम में देगा कि भाई साइन 37 की इतनी वैल्यू होती है और साइन 74 की इतनी वैल्यू होती है।
क्योंकि हमें तो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले में कैसे निकालेंगे हम वैल्यूज, तो वो वैल्यूज हमें इस तरीके से देगा। मतलब यू दे रखा है, एच मैक्सिमम हम रेंज पूछ रहा है, तो रेंज का फॉर्मूला लगाओ और एच का फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। अब मेरी बात सुनो, इस तरह की कैलकुलेशन में आंसर को एग्जैक्ट लाना जरूरी नहीं है। कहीं आप सोचो कि सर मैं एग्जैक्ट आंसर कैसे लेकर के आऊंगा, उसकी जरूरत हमारे को नहीं है। आपको बात समझ में आ रही है मैं आपसे क्या कह रहा हूं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। एग्जैक्ट आंसर लाएं इसकी कोई भी नीड नहीं है। हम आंसर कैसा ला सकते हैं? मिलता जुलता ला सकते हैं। ये न्यूमेरिकल्स हैं, अभी मैं आपको डेरिवेशंस भी बताने वाला हूं, सो नो नीड टू वरी। ओके सर, आइए अगला क्वेश्चन। सर्कुलर टर्न, पहली बात क्वेश्चन क्या दिया हुआ? सर्कुलर टर्न। रेडियस कितनी दे रखी है? 50। स्पीड दे रखी है 36। तो सबसे पहले तो स्पीड को चेंज करो, कितनी है? 36। तो क्या करोगे बताओ सर? 5/18, 18 दूना 36, स्पीड कितनी आई? 10। कहानी खत्म। यस सर। फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या बच्चों वाला सवाल है? यस सर। क्या फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है? हाँ। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो, एक्सेलरेशन बराबर v² अपॉन में r, हमारे पास वैल्यू निकल करके आती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। वेक्टर ए एंड बी अच्छा ये पूछ रहा है तीन चीजें, आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बताओ, ए डॉट बी और इनके बीच का एंगल बताओ। सबसे पहले हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इन्होंने नहीं निकाला कि मैं बताता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकाला जाता है? अंडर रूट ऑफ आई के साथ क्या है? 3 का स्क्वायर, जे के साथ क्या है? 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास में, कितना हो गया? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 5, 5 का मतलब 25, 25 को बाहर निकालो, कितना आ गया? 5। अब अगर मैं वेक्टर बी की बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं आपसे मैग्नीट्यूड बात करूं बी का, तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आप सारे बच्चे? निकाल करके बताओ। अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर। तो बेटा 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 प्लस माइनस का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस में होता है, माइनस का स्क्वायर भी किस में होता है? प्लस में। 16 और 9 कितने हुए? 25। मतलब इसका आंसर भी कितना आएगा? 5। अब इसमें बढ़िया बात यह है, हमारे पास चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं? प्लस ही लेते हैं। पैसे रख लो जेब में यार, निकल गए बहुत सारे हो रखे हैं, क्या पैसे बहुत निकल हुआ, तो मैंने कहा जेब में रख देता हूँ। अगला पूछ रहा है सर एंगल। अब सर एंगल कैसे निकालें? ए डॉट बी। तो बताओ ए डॉट बी हमें करना है पहली बात। अब ए डॉट बी करके देखते हैं, तो हम क्या करेंगे बताओ? आई का डॉट आई के साथ, जे का डॉट जे के साथ। तो देखो ए क्या लिखूं मैं? सर ए लिख दो आप 3i कैप प्लस 4j कैप, डाट लगाओ सर, डाट लगा दिया। सर 4i कैप माइनस 3j कैप, 3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 3 4 जा कितने आएंगे? 12। 4 का माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया? 0 आ गया। अब यहीं से हम एंगल निकालेंगे। कभी भी आपसे एंगल पूछे और अगर 0 आ जाए, अगर ए डॉट बी 0 आ गया, इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू 0 आ गई। क्यों आई सर? अबे यार ए बी कॉस थीटा, सोचो ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि cos थीटा 0 हुआ होगा। हाँ सर। तो थीटा कितने डिग्री हुआ? सर थीटा हुआ 90 डिग्री। अच्छा, मतलब थीटा 90 डिग्री है। तो यहां से एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, अगर ए डॉट बी 0 आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर ये 0 आ जाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं? ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्या बात समझ में आपके आ रही है? मैं आपको क्या बता रहा हूं? नहीं सर, आप तो अकेले ही पढ़ रहे हो। दिस इज नोन एज पढ़ाई कंजर्वेशन। आपने जितना पढ़ाया सब कुछ घूम के आपके पास ही आ गया। पढ़ाई को ना तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर किया गया, ना ही उसे किसी दूसरे बच्चे ने नष्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि यह रिकॉर्डेड क्लास थी, है ना। ना तो
पढ़ाई को एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर किया गया, और ना ही किसी बच्चे ने उस पढ़ाई को बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश की, उसको खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास थी। क्या कहलाएगा? ये है पढ़ाई कंजर्वेशन। ऐसा तो नहीं हो रहा? है कहीं ऐसा तुम कर दिया हो? अरे सर अब क्या बताएं तुम्हें सर, थोड़ा सा मतलब, अरे सर अब ठीक है मतलब, अब सर मतलब लीजिए एक और क्वेश्चन आपके लिए। इस तरह क्वेश्चन हमारे नहीं पूछा जाएगा, तो पहले करवाते हैं ये वाला। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अबे क्वेश्चन तो मतलब ठीक ठीक आ जाते हैं, बट पहले एक बार बेसिक क्वेश्चन लगा ही लें, क्योंकि हम एक बात जानते हैं, यूट्यूब पर जितने बच्चे आए, आप आए हो क्विक रिवीजन के लिए, जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि जो बच्चे जाने थे वो तो निकल गए, जहां तक मेरे को लग रहा है अभी तक। अगर आप रुके हुए हो तो आपको कुछ कुछ चीजें तो आती ही होंगी। आती होंगी नहीं आती होंगी? यस सर। अब तो मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ, जितने भी फॉर्मूलाज हमने पढ़े उन फॉर्मूलाज का रिवीजन ले रहे हैं। एकदम इंस्टेंट अचानक से वीडियो बनाना पड़ गया आप लोगों की खास डिमांड पर, तो इसलिए धड़ाकदरी से हम वीडियो लेकर आए आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। आपकी प्रेजेंटेशन के लिए सर आप कुछ भी बोल देते हो? यस बेटा मैं कुछ भी बोलता हूँ, बट इधर आ। सर मास कितना है? सर मास है 10 किलोग्राम। एम लिख दे मेरे बेटा। सर एम लिख दिया। लिफ्टेड एक मास है, इसको 5 मीटर की हाइट तक ले जाया गया। हाँ सर, मास को 5 मीटर की हाइट तक ले जाया गया, तो कितना वर्क डन किया गया? सर W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो W इज इक्वल टू फोर्स लगेगा mgh। जब भी किसी मास को किसी हाइट तक ले जाया जाए, तो फॉर्मूला होता है वर्क का mgh। mgh कितना होता है? mgh। तो mgh लगाओ आंसर पाओ, mgh लगाओ आंसर पाओ। m कितना है? 10। g कितना है? 10। ये कितना है? 5। आंसर 500। सर आपका 500 आ रहा, यहां दे रखा 490, दोनों ही सेम है। सर सेम कैसे हैं? अबे जी का वैल्यू 9.8 लिख लो, 10 लिख लो, बट 10 में कहूंगा आपसे जैसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आए तो आप 10 लिखा करो। अब ये जैसे इजी सी कैलकुलेशन आई है, तो इसमें तो आप 9.10 प्रेफर करोगे तो वो ज्यादा बेहतर है। मैं आपको अरे घड़ी पहनना तो भूल गए, तभी बोलूं। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इजी कैलकुलेशन हो तो आप 9.8 पुट कीजिएगा, और आपको लगे कि यार कैलकुलेशन थोड़ी सी भारी हो रही है तो आप 10 भी पुट कर सकते हो। अच्छा सर ऐसा भी है कि सिस्टम नहीं? सिस्टम तो ऐसा ही है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। के बराबर इतना है, के की बेटा कभी कभी यूनिट पूछ लेता है न्यूटन अपॉन मीटर, और उस स्प्रिंग को इतना स्ट्रेच किया गया है, यानी एक स्प्रिंग थी ये रेस्ट में थी, हाँ इसको स्ट्रेच कर दिया कितनी डिस्टेंस पर? एक्स डिस्टेंस, मतलब 0.1 मीटर पर। तो पूछ रहा है एनर्जी कितनी स्टोर हुई। शायद हम बता चुके हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर का। जितने भी आप क्वेश्चन करें उसमें यूनिट जरूर लगाइएगा। ओके सर। अब मैं आपको कुछ डेरिवेशंस के बारे में बताना चाहता हूं, अगर आपको थोड़े थोड़े से समझ में आ जाएं तो उनको समझने की जरूर से कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले अब होता है असली खेल शुरू। ठडन 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 ठडन। ये देखो तुम्हारे भाई के नोट्स हैंड रिटन, क्या चमका है यार, गजब शॉर्ट नोट्स बनाए यार, शाबाश। और ये मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूं, मैं वरना किसी को देता नहीं। और भी चैप्टर्स के थे लेकिन उनमें कुछ ग्लिच आ रहा तो वहां दिक्कत हो गई, मैं अपलोड नहीं कर पाया, तो बाकी इन पे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले वर्क। सर वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हमारे पास ये रहा, W बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वैल्यू m है, यहां पर पुट करेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर अपॉन 2s, थर्ड इक्वेशन से v स्क्वायर अपॉन 2s यहां पुट किया, s से s गया, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? हाफ mv स्क्वायर। कहानी खत्म, डेरिवेशन निपटा दिया। यस सर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया हाफ mv स्क्वायर। और वर्क एनर्जी थ्योरम पूछे तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये रही हमारे पास, वर्क एनर्जी थ्योरम ये लो। u ऑब्जेक्ट है, एक्सेलरेशन से जा रहा, बाद में वेलोसिटी v हो गई। वर्क का फॉर्मूला, क्या यहां पर भी वर्क का फॉर्मूला? क्या यहां पर F बराबर m है? यहां पर भी क्या m एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। इस बार इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इस बार इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है। इस बार इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, और 0 नहीं है तो आप समझ सकते हो पहले हाफ mv स्क्वायर आया था, अब की बार हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर आ जाएगा। यही कहलाती है वर्क एनर्जी थ्योरम। खत्म। पोटेंशियल एनर्जी mgh बता दिया, mgh। स्प्रिंग खींची, खच 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 खच, हाफ के एक्स स्क्वायर।
के बात करे हो सर, के बात करे हो सर, नहीं फालतू की बात नहीं अपन से। हाँ अपना गुस्सा क्या थोड़ा सा तेज है। कोलिजन, कोलिजन ले बेटा। कोलिजन ऑफ बॉडी, मैंने आप क्या बताया, कोलिजन्स ऑफ बॉडी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो हमेशा ही एप्लीकेबल होगा। मान लो ये है मास m1 कितनी स्पीड जा रहा है u1 से, ये है मास m2 कितनी स्पीड जा रहा है u2 से, जाएंगे टकराएंगे, टकराने के बाद वेलोसिटीज अलग अलग हो जाती हैं तो इलास्टिक कोलिजन। इसमें एक चीज आती है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब मेरी बात सुनो, इनके अंदर टक्कर कब होगी सर, जब u1 तेज चलेगा u2 धीरे चलेगा। जब u1 तेज चलेगा तो टक्कर होगी, जब u1 तेज चलेगा तो टक्कर होगी। तो u1 माइनस u2, u1 माइनस u2, टकराने के बाद अब कौन तेज चलेगा सर, v2 तेज चलेगा। क्यों, क्योंकि अगर v2 धीरे चला तो ये दोबारा टक्कर दे देगा। हाँ इसका मतलब अब v2 ज्यादा है तो v2 माइनस v1। टक्कर से पहले u1 ने u2 को अप्रोच किया टकराने के लिए, आ जाऊंगा आ जाऊंगा आ जाऊंगा, दृश्य, उसको बोलते रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और टकराने के बाद ये सेपरेट हो गए, उसको बोलते वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या कहलाता, इट इज द रेशियो ऑफ relative velocity of separation to velocity of approach. This is known as coefficient of restitution. E से रिप्रेजेंट करते इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन भी कहा जाता है। और इसकी वैल्यू आप ध्यान रखेंगे, इसकी वैल्यू आप ध्यान रखेंगे साहब। ओके सर, कैसे ध्यान रखेंगे, वैल्यू ध्यान रखिएगा। परफेक्टली इलास्टिक के लिए ई का वैल्यू कितना होता है 1। काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता, जितनी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बाद में। ई का वैल्यू इलास्टिक के लिए कितना होता है 0, और परफेक्टली के लिए 0, और इसके लिए 0 से 1 होता है। ओके सर, इसके बाद आपको फॉर्मूलाज बेटा याद रखने हैं, ये दोनों की दोनों कैसे रखने हैं वो भी चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। बाकी मैं बताता नहीं हूँ, फिर भी मैंने सोचा चलो यार तुम्हारे लिए बता दूं यार, कहाँ जाओगे तुम भी। तो मेरे को क्या आ गई, थोड़ी सी दया आ गई, दया आ गई। फिर दया ने दरवाजा तोड़ दिया, और जैसे ही दया ने दरवाजा तोड़ा, लेकिन सर दया कैसे आई, दया तो आया होगा। हाँ यार दया तो आया होगा, आप हो तो बहुत तेज यानी है ना, आप पूरा सीआईडी देखते हो। दया आ नहीं सकती, दया आता है। दया क्या करता है, आता है ना। हाँ सर अब पढ़ा दो, आ जाओ। अब बेटा हेड ऑन कोलिजन में मैं तुझे एक एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत शॉर्टकट तरीके से। इसमें तुझे थोड़ी बहुत थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, मैं तुझे डेरिवेशन बता रहा हूँ। ठीक है सर, डेरिवेशन बताओ, सुन। डेरिवेशन जब भी कोई सा भी डेरिवेशन करोगे आप, तो आपके पास दो चीजें होंगी। नंबर 1, सबसे पहले आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे। ये रहा सर मोमेंटम कंजर्वेशन। सबसे पहले आप क्या लगा दोगे, ये वाले मोमेंटम कंजर्वेशन। तो सर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। उसके बाद आप लगाओगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्या बात समझ में आई, यस सर। और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के बाद हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो इलास्टिक के लिए कितना होता है 1 होता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई बराबर कितना होता है 1। तो अगर मैं ये वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो कितना आएगा बताओ, हमारे पास आएगा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। और यहां से हम लोग v2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, v2 का। तरीका बता रहा हूं इस डेरिवेशन को बहुत सिंपल करने का। ओके सर, अब हम क्या करेंगे, मेरी बात सुनो। क्या हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन है m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2। हमें क्या फाइंड करना है, हमें v1 का वैल्यू फाइंड करना है और v2 का वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग क्या करेंगे, यहां से जो v2 का वैल्यू आया u1 माइनस u2 प्लस v1, कहां से बेटा सर, v2 का वैल्यू आया u1 माइनस u2 प्लस v1। ये वैल्यू यहां पर आप पुट कर दीजिएगा v2 की जगह। क्या v2 की जगह वैल्यू पुट किया, किसके अंदर, मोमेंटम कंजर्वेशन में। सब कुछ सेम चलेगा, हाँ। m1 u1 माइनस m2 u2 m1 v1, डन सर डन। अब हम लोग क्या करेंगे, m1 u1 है, m1 u1 है, m2 u2 इधर है और एक m2 u2 इधर है। इस m2 u2 को मैं इधर लेकर के आऊंगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस के 2 m2 u2। इस m2 u1 को मैं इधर लेकर के आऊंगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस का m2 u1। इधर क्या बच गया सर, m1 v1 प्लस m2 v1। तो m1 और m2 मैंने प्लस में लिखे, v1 को कॉमन ले दिया। क्यों लिया सर, कॉमन लेने का मतलब ये था, कॉमन लेने से क्या हो गया, काम बन गया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला कितना आया, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m1। देखो v1 इज इक्वल टू कितना आया
सर v1 इज इक्वल टू फॉर्मूला आया m1 माइनस m2। चल इधर तेरे को याद करना सिखाता हूं। इसी तरह तू क्या लिखेगा, v2 का फॉर्मूला लिखेगा। अब सुन, v1 का जब फॉर्मूला लिखेगा तो क्या लिख दे, m1 प्लस m2। v2 का लिखे तो क्या लिख दे, m1 प्लस m2। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब देख, हमने खाली v1 का निकाला, जब आप एग्जाम में निकालोगे तो आप भी v1 का निकालना, फिर सिमिलरली करके लिख देना, सिमिलरली, क्योंकि इतना बड़ा डेरिवेशन बार बार थोड़ी करोगे। ओके सर। अब मेरी बात सुनो, v1 है अगर यहां पर तो क्या लिखोगे, m1 माइनस m2। अगर यहां v2 है तो क्या लिखोगे, m2 माइनस m1। अगर यहां v1 है तो यहां पर आएगा u1, यहां v2 है तो यहां क्या आएगा, u2। क्या u1 और u2 आ चुके? अब सुनो, u1 यहां पर आ गया तो यहां क्या आएगा, u2। यहां u2 आएगा, यहां क्या आ गया, u1। u2 के साथ आएगा m2 और साथ में आएगा 2। u1 के साथ आएगा m1, साथ में आएगा 2। ऐसे लिख देना, सिमिलरली। और ये वाला फॉर्मूला आप लोग इजीली टेक सकते हो। ओहो ओहो ओहो, बात समझ में आई? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी सी समझ में आई, थोड़ी थोड़ी सी आई, ज्यादा ज्यादा नहीं आई। हाँ सर, थोड़ी थोड़ी सी आने लगी, थोड़ा सा सही सही सा महसूस होने लगा, इतने में ही काम हमारा हो गया। अब सुनो, परफेक्टली इनइलास्टिक का बताऊं आपको। ओके सर, एक परफेक्टली इनइलास्टिक और देख लो। कैसे सर, यो है m1, यो जा रहा सर u1 से, यो है m2, यो जा रहा सर u2 से। कोलिजन के बाद यो है m1, यो है m2, दोनों साथ में चिपक कर के चलने लगे। टकराए, टकराने के बाद चिपक के साथ चल दिए, अलग अलग नहीं जा रहे। त्रिश, कौन सी होगी ये, इलास्टिक। ये कौन सी हो गई, इनइलास्टिक। अच्छा सर, इसमें लगा मोमेंटम कंजर्वेशन। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल माय डियर फ्रेंड्स, सर बताओ कितना होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इंटू में v का वैल्यू निकालना है तो m1 u1 सेंटर ऑफ मास की तरह हुआ, अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v1। ओए होए 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 सर, आनंद में हो गए, मंगल में हो गए, और शुक्र में हो गए, शनि में हो गए, उपग्रह में हो गए, चंद्रमा में हो गए। बोलो, क्या थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आई? यस सर। अब कुछ डेरिवेशंस की चाल अपन दे देते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में डायमेंशन में क्वेश्चन नंबर 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10⁻5 डायन होते हैं। दो क्वेश्चन हो गए हमारे पास। यस सर। उसके अलावा चलो, चैप्टर 1 में तो ये हुआ। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखेंगे सारे बच्चे। कौन सा डेरिवेशन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। बाय ग्राफिकल मेथड। पहले ग्राफिकल से देखना, टाइम बच जाए तो डिफरेंशिएशन देख सकते हो। पहले कौन सा देखा जाएगा, ग्राफिकल। बस चैप्टर नंबर 2 में से केवल एक ही क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3, 2D मोशन जो है हमारे पास, 2D मोशन में से अब डेरिवेशन डेरिवेशन बता रहा हूं, छोटे क्वेश्चन तो आप लोग कर लीजिएगा। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के डेरिवेशन देख लो बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट का, रेंज का और टाइम ऑफ फ्लाइट का और इक्वेशन, 4 डेरिवेशन है। 15 मिनट में चारों के चारों खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो है ही है हमारे पास में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सेकंड लॉज ऑफ मोशन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। इसके अलावा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के बाद आप पढ़ लीजिए इसके अंदर फ्रिक्शन। क्लियर है? यस सर। चैप्टर नंबर 5,
वर्क एनर्जी पावर में वर्क तो आपको पढ़ना ही है। एनर्जी, एनर्जी में सबसे पहले आप एक थ्योरम की मैं बात करता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम। एक और है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, ये क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, एक एक बार तो देखने हैं, कम से कम ये क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, एक एक बार देखने हैं। ये बड़े क्वेश्चंस हैं जहां से हम सोचते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। और शॉर्ट, वेरी शॉर्ट के लिए देखो क्वेश्चन तो आएंगे घूम फिर के, जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन है, वो सारी चीजें तो हमें करनी ही है। उनमें तो कोई भी वो नहीं है कि ला उसको यार थोड़ा सा गैप मिल जाए, नहीं। बाकी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाए उनको जरूर कीजिए। और अब देखो इसमें आसान इजी टारगेट कौन सा है हमारे पास में, एक तो ये वाला इजी टारगेट है, एक ये वाला इजी टारगेट है, एक इसमें चैप्टर 4 में ये वाला इजी टारगेट है। यानी पहले नंबर पर हम इनको तो आसानी से चटका ही सकते हैं, ये तो इजी टारगेट है। इनके बाद चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में और भी क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, बट मैंने आपको 2 क्वेश्चन तो आपको बताए। इसके अलावा इसमें डायमेंशन है, डायमेंशन के यूजेस, मेरिट्स ऑफ एसआई, एसआई सिस्टम के फायदे क्या क्या हैं, फायदे मतलब सर मेरिट्स ऑफ एसआई। ठीक है, अगला आता है हमारा ड्रॉबैक, कमियां। ड्रॉबैक की जगह लिखेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन की लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या क्या है, कांस्टेंट की नहीं होती, 2 से ज्यादा सेम क्वांटिटी आ जाती हैं तो 3 से ज्यादा में रिलेशन निकालने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और एक ही फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम आती है। ठीक है, लोग हो गया, साइन थीटा हो गया, e की पावर x हो गया, डायमेंशन लेस हैं, और कुछ कांस्टेंट की डायमेंशन भी होती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉबैक्स आपको देखने को मिलेंगे। बस इस तरह की चीजें हैं जो हमने आपको बताई, ये एकदम फास्ट बेटा रिवीजन टाइप में हम कोर्स लेकर आए छोटा सा। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आया होगा, और ऐसी उम्मीद करते हैं चाहे आपको थोड़ा बहुत फायदा जरूर मिलेगा। बट बेटा मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अभी तक आपके साथ जो भी कुछ हुआ कोई बात नहीं, ये तो अभी मिड सेशन चल रहा है हमारा। कौन सेशन चल रहा है, मिड सेशन। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्लास 11 को हल्के में मत लीजिएगा। सभी लोग कहते हैं, हाँ सभी कहते हैं, लेकिन सर हम तो लेंगे। अगर आप चाहें तो आप, यार इसको अगर यहाँ कर दूं तो मजा आ जाएगा। क्या आप बात कर रहे हो सर, आप चाहें तो आप हल्के में भी ले सकते हो, भारी में भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, जब भी टीचर पढ़ा रहा है उसको हैंड टू हैंड रिवाइज करते जाओ, जिससे एग्जाम में हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। क्या बात समझ पाए आप? बस अभी तो हम आपसे अलविदा चाहेंगे। बाकी आप किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं इसी के साथ में किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।